जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? मज़े में हो? मुझे लग रहा है कि आप लोग मज़े में पढ़ाई भी कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा था कि आज से आप लोगों का रिवीजन शुरू होगा, है ना। अब आपके एग्ज़ाम का मात्र 1.5 महीना रह गया है और हो सकता है जो कुछ नए बच्चे इसमें जुड़ेंगे मैं उनको बता दूं कि यहाँ से हम लोग क्लास 10th के लिए जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पर मैथ्स को जो है सो रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और वैसे मैंने कहा था कि आज शाम में ही आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटा में हम लोग वीडियो शूट करेंगे और 11 बजे तक आपके मोबाइल पे वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ, ठीक है। पिछले साल 2024 में जो इस चैप्टर से प्रश्न आया था लगभग 12 नंबर का आया था। तो कुल मिलाकर के मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से हर एक साल 10 से 12 नंबर का तो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आज मैं इस चैप्टर का आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, क्योंकि पिछले साल 2024 में इस चैप्टर से कुल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो अब आप लोग हाथ में पेपर पेन दोनों रख लीजिए, बट सोइए नहीं, बैठ करके जो है सो आपको इस वीडियो को वॉच करना है। होता क्या है ना कि सो करके देखने पे वो राजा वाली फीलिंग्स आने लगती है, और राजा कोई काम थोड़ी ना करता है, ना तो वो काम करता है ना पढ़ाई करता है। इसलिए आप लोग ना आराम से सीट पे बैठ जाओ, एक रीडिंग प्लेस बना लो, चेयर ले लो। अगर चेयर नहीं भी है तो पर भी जो पलथी होता है ना, पलथी मार के आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। एक समस्या हो सकती है कि जब मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा तो वो ब्लर करेगा, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जब मैं बोर्ड से हटूंगा तब वो साफ साफ दिखने लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको नोट करना है। दूसरी बात यह है कि अगर देखते देखते अगर उब जाओ तो आंख बंद करके ही सुनना, ठीक है। कारण क्या है कि सुनने से भी व्यक्ति सीखता है। अब तुमको पूरा एनर्जी लगा देना है पढ़ाई में, ठीक है। तो आज जो हम लोग रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर्स कहते हैं। ये तो तुम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि बहुत सारा जो है सो नंबर टाइप आई मीन जो संख्या है उसका प्रकार हम लोगों ने सीखा था। कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो वो भी फिर से रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न है। 2011 से लेकर के 2024 तक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का ये क्या है, कलेक्शन है। कुल मिला के मैं ये बोल दूं कि आपके क्वेश्चन बैंक से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं, ठीक है। अब ये बात रही कि अब आपको पढ़ना कैसे। तो पढ़ने के लिए मैंने बताया है कि आप पेपर का यूज़ करो, पेन का यूज़ करो, बैठ करके पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर आप अंतिम समय में हो तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है, और वहाँ से तैयारी अब शुरू कर दो। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो भी अभी आपके पास 1.5 महीना है, और ये 1.5 महीना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। आई मीन अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए। वैसे कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो किसका 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 है ये, हाँ ये ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, तो आप ब्रिलियंट वाला ले लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं प्रश्न को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। तो ध्यान सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा है? सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक। अच्छा, सम पूर्णांक को छोड़ दीजिए, आप सम संख्या तो जानते ही किसको कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे ये सारी की सारी संख्या क्या है? सम संख्याएं हैं, है ना। और ये पूर्णांक है किसका समूह है? ये पूर्ण संख्याओं का समूह है, ठीक है। तो ये सम पूर्णांक है, वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि p कोई है ना, p कोई संख्या है। तो p अगर कोई भी संख्या है तो p का मान तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर p का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है तो हम p को तो सम नहीं कह सकते ना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। तो p को सम होने के लिए अगर हम इस p को 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 1 गुने 2 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। आपने क्या देखा कि p को जैसे ही हमने 2 से गुना किया तो ये p अब क्या बन चुका है?
सम पूर्णांक बन चुका है, मतलब 2p जो होगा वो सम संख्याएं होंगी। क्या होंगे? सम संख्या। तो याद रखना, अगर किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है 2p + 1, दूसरा ऑप्शन है 2p, तीसरा ऑप्शन है p + 1 और चौथा ऑप्शन है p। ठीक है, तो p का तो कोई भी मान हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, p तो ऑलरेडी क्या है, गलत है। p एक भी हो सकता है तो विषम हो गया, 2 होगा तो सम होगा। तो p के बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। इसलिए देखिए, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको करना क्या है कि ऑप्शन को कट भी करना है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ तो आपको एक सही आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर किसी भी पूर्णांक को अगर आप 2 से गुना कर दोगे तो वो सारा का सारा पूर्णांक सम हो जाएगा। ठीक है, तो p को 2p हो जाना पड़ेगा। चलो हम ना ऑप्शन से इसको सही करते हैं। तो अब देखो, ये p हमारा क्या है, ऑलरेडी कट गया है। इसमें p + 1, अगर मान के चलो p का मान अगर आप 2 ले लेते हो, 2 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? 3। तो अब ये 3 सम तो रहा नहीं, सम क्या, सॉरी 3 क्या हो गया, विषम हो गया ना। तो इस आधार पे ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इस 2p में आ जाओ, 2p तो मैंने तुरंत बताया, इस पे आ जाओ। अगर p का मान अगर आप 3 रखते हो तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और ये 7 क्या निकलेगा, 7 तो विषम हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि भैया हमको सम संख्या चाहिए, तो आपने क्या किया, अपना दिमाग लगा करके 3 ऑप्शन को आपने गलत कर लिया। अब 4 में से जब 3 गलत हो गया तो स्वाभाविक है कि एक जो बचेगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ऑप्शन बी है इसके लिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, वो सभी गिनती की संख्याएं है ना, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या है, गिनती की संख्या। और आपको पता है कि गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे जाती है। तो अब एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। अब ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1 - 1 दिया हुआ है, दूसरा 0 दिया हुआ है, तीसरा 1 दिया हुआ है, और चौथा 2 दिया हुआ है। चौथा क्या है, 2 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए कि प्राकृतिक संख्या शुरू ही होती है 1 से, तो 1 से छोटा कुछ होगा नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि √12 का, किसका, √12 का परिमेयीकरण करने के लिए कह रहा है। परिमेयीकरण का मतलब क्या हो गया कि ये जो √12 है ये अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय बनाना है। ठीक है, तो परिमेय बनाना है तो सबसे पहले आप √12 का अंदर में गुणनखंड कर लीजिए, है ना। आप √12 का गुणनखंड अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3। अब 4 का रूट अगर आप करेंगे, मतलब अलग अलग कर लीजिए, 4 √4 × √3 लिख लीजिए। अब ये 4 रूट कितने के बराबर हो जाएगा, 2 का, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 हो गया, कुल मिलाकर ये हो कि √3 जो है सो बेचारा फंसा का फंसा ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस √12 को, अगर इस √12 को अगर हम √3 से गुना करते तो क्या हो जाता है, ये √3 मिलकर 3 हो जाता। तो ये हो जाता हमारा 2 × 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम √12 को अगर √3 से गुना करते तो ये जो संख्या है वो क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। तो परिमेयकरण का मतलब क्या हो गया कि संख्या को परिमेय बनाना। अब आपका ऑप्शन देख लीजिए, एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है √3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है √2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है √6, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2√3। ठीक है, अब आप ही बताइए आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। अभी तुरंत मैंने कहा ना कि √3 से अगर √12 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। √3 × √12 √36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन √3 होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
एक मिनट रुक जाओ, देखे वीडियो चालू है या नहीं। हाँ वीडियो तो चल रहा है। चलो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 130 और 15 का मौसो क्या होगा। मौसो का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। 4 क्या कह रहा है, 130 और 15 का मौसो पूछ रहा है। अब ये देखो मौसो तुमसे पूछ रहा है, मौसो तो निकालने आता ही होगा। मौसो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो इस दोनों को भाग कर सके। ठीक है, तो अब देखो इस 130 और 15 में 15 से बड़ा कोई संख्या तो नहीं है जो 15 को भाग कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी संख्या होगी या तो 15 के बराबर होगी या 15 से छोटा होगा, है कि नहीं है। तो अब भाग करके देखो, 3 से भाग करके देखो तो 3 से तो ये लग जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं लगेगा। ठीक है, इतना करने से बेहतर है कि तुम डिवीज़न मेथड आई मीन की भाग विधि जो है उसका इस्तेमाल कर लो। 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 बचेगा 10, ये 15 इधर आ जाएगा, 10 इकाई 10 बचेगा 5, ये 10 यहाँ आ जाएगा, 5 दूना 10। कुल मिला के क्या देख रहे हो, 5 अंतिम संख्या है जो क्या दे रहा है, शेष 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 130 और 15 का जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मौसो जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या कह लो, भाजक कह लो, जो 2 या 2 से अधिक दिए हुए संख्याओं को भाग करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। 1.1 का 4 ही क्वेश्चन था। 1.2 में आते हैं। ठीक है, 1.2 क्या कहा मैंने, 1.2 ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। चैप्टर 1 का 1.1 में 4 क्वेश्चन दिया था। 1.2 हम शुरू कर रहे हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, किसका, 1.2 का पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित मतलब निकालना, ज्ञात करने का तकनीक है। तो हम लोगों ने क्लास में ही पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल मौसा निकालने के लिए किया जाता है। कितने संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल का प्रयोग 2 धनात्मक संख्या को भी सुनिए, धनात्मक संख्या हो सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है धनात्मक संख्याओं का या ऋणात्मक संख्याओं का या किसी भी संख्या का मौसो या लौसो निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याओं, वो भी कितना संख्या, वो भी 2 संख्याओं का मौसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मौसो, फिर वही बात है किसका, 45 और 60 का मौसो। अभी तुरंत मैंने बताया है कि मौसो का मतलब कि वो सबसे बड़ी संख्या, मौसो क्या होता है, एक भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। कैसा भाजक, सबसे बड़ा भाजक जो दिए हुए संख्याओं को भाग करे। ऐसा संख्या खोजो सबसे बड़ा संख्या जो 45 को भी भाग कर सके और 60 को भी। तो अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 15 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 15 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या चीज़ तुमको दिख रहा है, एक 15 दिख रहा है दोनों में, है कि नहीं है। तो इसका अर्थात पर यह हुआ कि 15 के अलावे आई मीन 15 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ भाग कर सके। ठीक है, और मौसो का मतलब भी वही मैंने बताया है। क्या बताया है कि मौसो वो महत्तम संख्या है जो 2 या अधिक दिए हुए संख्याओं को एक साथ भाग करे। ठीक है, तो इस आधार पर इसका जो मौसो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। मतलब यह पूछ रहा है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करें तो क्या मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब कि परिमेय संख्या मिलेगी या अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगा। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 को अगर हम √3 से गुना करें तो क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। जो कुल मिलाकर के जो 2√3 है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक उसी तरह से अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ जोड़ें, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जो होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे कि देखो अगर 5 को हम √7 के साथ जोड़ें
तो यही 5 प्लस रूट 7 ही होगा। 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या और रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना है कि परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े तब क्या होगा, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गया, दिमाग लगा के रखना, नहीं तो अगले कक्षा में फिर हम बताएंगे ही, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। प्रश्न यह था कि अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा। तो बोलना है सीधा सीधा कि हम परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे 2 गुने रूट 3 हम बराबर 2 रूट 3, तो ये 2 रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, अभी तुरंत मैंने बताया p एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो गया, p का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम तो ये नहीं कह सकते ना कि p हमारा सम संख्या है ना। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, और विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य न हो। तो अब कह रहा है कि p को अगर हमें सम बनाना होगा, सम संख्या करना होगा, तो क्या करना होगा, स्वाभाविक है कि इसको 2 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। क्या करोगे, 2 से गुना करोगे, तो ये 1 बन जाएगा, 2 ये 2 बन जाएगा, 4 ये 3 बन जाएगा, 6 ये 4 बन जाएगा, 8 ये 5 बन जाएगा, 10, इसी तरह से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो याद रखना है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p होगा। 2p ही नहीं हो सकता है कि ऑप्शन में 2p ना दे, तब क्या करोगे, हाँ। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी धनात्मक संख्या को अगर सम संख्या से गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या ही होगा। तो मतलब ये हो सकता है ये 2p के अलावे 4p हो सकता है ना, 4p के अलावे ये 6p के रूप का हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सम संख्या में अगर हम 1 जोड़े, 2 3 जोड़े, 5 जोड़े, आई मीन की विषम संख्या जोड़े तो वो फिर क्या बन जाता है, विषम बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए है ना, p का जो सम रूप होगा या तो वो 2p के रूप का होगा या 4p के रूप का होगा। अगर यही 2p में अगर हम 1 जोड़ दें, अगर हम 2p में अगर 1 जोड़ दें तब ये कैसी संख्या बनेगी, तब ये बन जाएगी विषम संख्या, ठीक है। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। q कोई संख्या है, अब q कोई संख्या हमको नहीं पता है कि वो क्या है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, क्या है। तो कोई भी संख्या है तो हम मान लेते हैं कि q का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इस q को कैसे चेंज करें, है ना, किस रूप में बदले कि ये हमारा विषम ही हो खाली, क्योंकि अभी तो ये सम भी है और विषम भी है। अगर 2 है तो सम है ना, 3 है तो विषम है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि इसको हम कैसे विषम के रूप में बदल दें। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 2 गुना कर दें, 2 से अगर हम गुना कर दें, है ना, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे जाएगा। अगर अब हम इसको गुना करने के बाद, मतलब 2 से गुना करने के बाद अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो अब 2 ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 क्या बनेगा, 7 बनेगा, 8 क्या बनेगा, 9 बनेगा, है कि नहीं, ये 10 क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो अब आप देख रहे हो 2q + 1 कर देने पर ये जो संख्या है सारी की सारी संख्या किस रूप में दिख रही है, विषम के रूप में दिख रही है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा वो 2q + 1 होगा। 2q + 1 के अलावे ये 4q + 1 भी होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, आपको पता होगा कि a बराबर में bq + r होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाग एल्गोरिथ्म, ठीक है। जहाँ पे a क्या होता है, हमारा भाज्य संख्या होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, भागफल होता है, और r क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a का जो मान दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए का मान 72 दिया हुआ है और क्यू का मान, देखिए बी का मान यहाँ पे होगा, क्यू का मान दिया हुआ है 8, क्यू का मान दिया हुआ है 8 और आर का मान दिया हुआ है 0। तो ऑब्वियसली है कि जो बराबर का साइन है ये बताता है कि जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इधर अभी 8 ही दिख रहा है लेकिन इधर क्या है 72 है, ये 0 तो ऐसे ही चला गया, तो बी क्यू मिल के 72 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 8 है 72, तो बी का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा बोर्ड देख लेते हैं। हाँ साफ तो दिख रहा है, चलो थोड़ा सा लगता है माइक नहीं काम कर रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही 7 है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, जहाँ पर बी का मान दिया हुआ है 61, बी का मान दिया हुआ है 61, बी क्या है 61 है, ए का मान नहीं दिया हुआ है निकालना है, क्यू का मान दिया हुआ है 27 और आर का मान दिया हुआ है 32। इसका मतलब क्या हो गया कि 61 को 27 से गुना करना है और फिर उसमें 32 जोड़ देना है। तो ऐसा करने पर जो आंसर आएगा वो किसका मान आएगा, ए का मान आएगा। ये छोटा सा काम है, ये मैं तुम लोगों पे ही छोड़ता हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग मेहनती हो, है ना, इसको तो कर ही लोगे। ठीक है, मिटाओ इसको। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक सीरीज शुरू किया है जिसमें परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों को ही हम लोग हल कर रहे हैं। अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वैसे मेरे पास जो अभी जो मेरे हाथ में क्वेश्चन है वो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का क्वेश्चन है और अभी मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ वो 1.2 का क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 भी क्वेश्चन 7 जैसा है, तुम लोग बनाओगे, मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं 1.3 पर। ठीक है, किस पर 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 देखो, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, तो मान लो कि यही वो वृत्ताकार पथ है और यहीं पर एक बिंदु है, मान के चलो ये बिंदु है, इसी बिंदु से 3 व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है। तो वो 3 व्यक्ति मैंने मान लिया कि वो ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब ये दौड़ना शुरू करता है तो चक्कर लगाने में जो है ना, जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो ए जब दौड़ता है तो मात्र इसको 3 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। बी को 4 घंटा लगता है। ठीक है, और ये जो सी है इसको लगता है 8 घंटा। ये बेचारा कमज़ोर व्यक्ति लग रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों जो एक साथ दौड़ना शुरू करता है सबकी क्षमता अलग अलग है, तो कह रहा है कि फिर ये दोबारा कब तीनों एक साथ मिलेंगे। तो मतलब कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, तो जैसे कॉमन की बात है तो आपको एलसीएम का याद आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एलसीएम निकालना है किसका, 3 4 8, और 3 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब ये हो गया कि 24 घंटा के बाद ये तीनों एक जगह कहीं पर मिलेंगे। जरूरी नहीं कि यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर भी ये आकर के 24 घंटा के बाद एक बार जो है सो फिर मिलेंगे, मतलब हर एक 24 घंटा के बाद वो लोग आपस में मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो भी 1 जैसा ही है। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ है ना, उस पर 3 धावक है। ठीक, वही बात है, मान लेते हैं कि 3 धावक एबीसी है, लेकिन इस बार क्या है ना कि वो 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लेता है। कितना लेता है बताओ भाई, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। मान लो यहीं से दौड़ना शुरू किया तीनों, फिर से वही बात, 3 व्यक्ति है, ये 1 घंटा लेता है, ये 3 घंटा लेता है और ये 5 घंटा लेता है। तो फिर ये कब एक साथ मिलेंगे, तो जैसे कब एक साथ मिलेंगे और इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो आंख बंद करके आपको एलसीएम निकालना है और इस सब का एलसीएम हो जाएगा 15। कुल मिलाकर के क्या हो गया कि ये लोग 15 घंटे के बाद फिर एक बार आपस में,
है ना, गुफ्तगू करेंगे तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। ठीक है, इस बार क्या है कि इनका जो समय है एक, चलो मैं फिर से लिखता हूँ नीचे। तीसरा वाले में क्या है कि ये लोग भी फिर से शुरू करते हैं दौड़ना, लेकिन इस बार जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है ना, तो इस बार भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक को लगता है 2 घंटा, एक को लगता है कितना 4 घंटा, और एक को लगता है 6 घंटा। तो अब ये तीनों कब एक साथ मिलेंगे, तो स्वाभाविक है क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तो 2 4 6 का एलसीएम 12 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 घंटे के बाद फिर से ये तीनों के तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। और ऐसे वाले प्रश्न में ना थोड़ा ऑप्शन का इस्तेमाल करो। देखो, एक ऑप्शन दिया हुआ है 240, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1600, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2400, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3600। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस ऑप्शन में सबसे पहले छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढो। छोटी कौन चीज़, पहले ये देखो कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो, तो 240 ये तो ऑलरेडी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारे हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा आ जाओ 2400 को देखो, ये 2400 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दो ऑप्शन तो तुमने ऐसे अपना दिमाग लगा के क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास बचा दो ऑप्शन। ठीक है, एक बचा 1600 और एक बचा 3600। इस दोनों में क्या है कि अब वैसी संख्या हमें ढूंढनी है, मतलब कि ये चेक करना है कि 1600 और 3600 में से ये दोनों में से कौन सी संख्या है जो 16 से भी भाग लगेगी, 20 से भी भाग लगेगी और 24 से भी भाग लगेगी। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, 16, 20 और 24। ठीक है, 16, 20 और 24 का एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं। 16, 20, 24, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, फिर 2 से लगा देने का, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तिया 30, 30 अट्ठे 240। अब यहाँ पे देखो कि कौन सी संख्या है जो 240 से भाग हो सकती है। अगर ये 240 से अगर भाग हो जाती है तो समझना कि यही वो तुम्हारा उत्तर है जिसकी तुमको तलाश थी। देखो, भाग करके 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, नहीं 4 से काटो, 4 छक्के 24, 4 चौका 16, 40, 2 तिया 6, 2 20 अंक, कुल मिला करके 20/3 बचता है। मतलब ये तुम्हारा गलत है। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो 3600 बचा है। तो अब इसमें दिमाग क्यों लगाना, क्योंकि अब यही तुम्हारा आंसर होने वाला है। लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए थोड़ा सा एक राउंड आगे बढ़ जाओ। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 1 0, 2 का 2 और 1 15। तो कितना आया, 15 आया। कुल मिलाकर के तुमने क्या देखा कि ये जो 3600 है इस ऑप्शन में, वही वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी भाग हो सकती है, 20 से भी और 24 से भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और सॉरी 5 हो गया। 6 पे आते हैं। 6 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो एलसीएम है वो 14 गुना है एचसीएफ का। ठीक है, तो एलसीएम को मैंने एल से इंडिकेट किया है और एचसीएफ को एच से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब क्या करो, इसको इसका अनुपात बना लो। एच को इधर ले आओ तो इधर हो गया 14/1। ये अनुपात में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अनुपात हटाते हैं तो एल मतलब एलसीएम का मान हो गया 14x और एच का मतलब हो गया x। ठीक है, ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर आप एल को और एच को मतलब एलसीएम को और एचसीएफ को जोड़ते हो, आई मीन जो दोनों का जो योग है वो 600 दिया हुआ है। और अभी आपने क्या देखा है कि एल का मान 14x निकाला है और एच का मान x निकाला है। तो ओवरऑल 14x प्लस x, ये हमारा 15x बराबर में 600 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 मतलब 40 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप l का मान क्या निकाल लिए, 40 गुने 14, और यहाँ पे ये हो गया 40। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, कुछ नहीं पता है तो जान लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक संख्या का मान 280 है,
तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको याद होना चाहिए कि संख्याओं का, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है मैं बताता हूँ। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके लॉसो और मौसों के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक संख्या मतलब ए का मान दिया हुआ है 280, है ना। ए का मान क्या दिया हुआ है? 280। तो बी का मान मतलब कि दूसरी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर आप मान रख दो। ए का मान आपको 280 है और बी का मान निकालना है, तो बी बराबर में एल गुने एच बट्टा ए कर दो। एल का मान कितना लाए हो? एल का मान 40 गुने 14 है, ठीक है। गुने एच का मान कितना है? 40 है। और ए का मान कितना लाए हो? 280 जो है सो लाए ना हो, दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब काटो इसको। 14 इकाई 14, 14 दूना 28 और एक जीरो, 20 इकाई 20, 20 दूना 40, तो 2 गुने 40 बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या है हमारी? 80 है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर निकला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या है 6 गुने एक्स का पावर 4 गुने वाई और दूसरी संख्या है 12 एक्स वाई। अब ये पूछ रहा है कि इसका मौसो क्या होगा। क्या पूछ रहा है? इसका मौसो। तो मौसो में क्या करते हैं कि जो मिनिमम पावर होता है, सबसे निम्नतम पावर, उसको हम लोग चुनते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। इसका मतलब ये होगा कि x के पावर 4 और x के पावर 1 में से हमें x का पावर 1 चुनना पड़ेगा। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये यहाँ भी y का पावर 1 है और यहाँ भी y का पावर 1 है, मतलब y सेम कंडीशन में, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? समान घात वाले को लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये 6 और 12 में से, तो अब 6 और 12 में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? इस 12 में 6 गुने 2 दिख रहा है ना, और 6 6 दोनों में मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस संख्या का जो हमारा मौसो होगा वो 6xy होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक बार तुम इसको देख लो, ठीक है, और इसको उतार लो। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। अभी इसमें 50 क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि 1-2 घंटा क्लास चलेगी ही चलेगी। चलो अब अगला एक बार रुक जाओ, मुझे देख लें तो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या होता है ना कि ये बीच में बंद भी हो जाता है, तो मैं फालतू का बोलूँगा तो लॉस एंजल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि √10 गुने √15 बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन में 5√6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6√5 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है √30 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है √25, ठीक है। अब देख लो, तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखना। √a गुने √b बराबर √अंडर a भी कर सकते हो। तो उस आधार पर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √10 गुने √15 को √अंडर 10 गुने 15 कर सकते हो। थोड़ा सा और इसको गुणनखंड कर लो, 10 का तो 5 गुने 2 और 15 का 5 गुने 3 हो जाएगा। अब रूट के अंदर जोड़ा लग गया है, तो जब रूट के अंदर जोड़ा होगा तो रूट हटाने के लिए एक को बाहर कर देंगे, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? इस दोनों में से को 5 निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर ये 2 गुने 3 रह जाएगा। और रूट के अंदर 2 गुने 3 अगर रह रहा है तो रूट के अंदर 6 हो गया। तो कुल मिलाकर के जब हम √10 गुने √15 को हल करेंगे तो हमारा उत्तर 5√6 आएगा। और ये 5√6 तुमको दिख रहा है ऑप्शन ए में। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ रहे हो? समझ जाओगे धीरे धीरे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, ये 64 का घनमूल हो गया है ना, से हमें भाग देना है। भैया भाग देंगे तो क्या आएगा? चलो करो। 64 का वर्गमूल करोगे तो होगा 8 और 64 का घनमूल करोगे तो होगा 4। अब इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भैया 8 को 4 से भाग देना है, उत्तर आ जाएगा 2।
अब जहाँ पर भी तुमको ऑप्शन 2 दिखेगा आंख बंद करके टिक कर देना। वैसे यहाँ पे तो भैया ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 देखो, कहता है कि दो संख्या है, कितनी संख्या है? दो संख्या। एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है 18। ध्यान से सुनो, पहली संख्या ए दी है, दूसरी संख्या 18 दी हुई है, और कह रहा है कि जो एलसीएम है वो है 36 और एचसीएफ जो है वो है 2। एलसीएम का मतलब हुआ जी 900, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब 900, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लॉसों और मौसों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए गुने 18 बराबर में 36 गुने 2 हो जाएगा। मान निकालना है तुमको ए का, तो ए को एक तरफ बाकी सबको दूसरे तरफ कर दो। कर दिया होगा मुझे लगता है। चलो काटो इसको, 18 का 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो कुल मिलाकर के ए का मान हो गया 4। बात समझ में आई? आएगी समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात। लो यही बात हो गया, 5, 15 और कहाँ गया रे, ये रहा, 5, 15 और 20 का क्या निकालना है? एक तो लॉसों निकालना है, ठीक है, और फिर क्या निकालना है? मौसों निकालना है। तो लॉसों का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। अगर वैसे समझना है तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 15 का पहाड़ा पढ़ो और 60 का पहाड़ा पढ़ो। तीनों का पहाड़ा पढ़ने में सबसे पहले जो संख्या टकराएगा वही संख्या इसका लॉसो हो जाएगा। जब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 60 टकराएगा, 15 का पढ़ोगे तो 60 टकराएगा, 20 का पढ़ोगे तो 60, मतलब तीनों का जो लॉसो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और मौसो कितना होगा? मौसो के बारे में मैंने बताया था कि वो अधिकतम संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो इस तीनों को भाग करेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 5 है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मौसो होगा या तो वो 5 होगा या 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब चेक करो कि ये 5 से तीनों कट रहा है, तो भैया काट दिए, मतलब ये कि इसका मौसो 5 हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात करने के लिए कह रहा है बीचों बीच लाइन खींच दो, काटो इसको, 5 एक है 5, 5 बार है 60, तो कुल मिला के अनुपात जो हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। और ये 12:1 जहाँ पे दिखेगा समझना वही तुम्हारा उत्तर होगा। और ऐसा तुमको ऑप्शन डी में दिख रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब लो, अगर तुमको अभाज्य संख्या भी याद नहीं है तो तुमको नर्सरी में एडमिशन, नहीं नर्सरी में तो नहीं, 3 में एडमिशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। होती क्या है ये? भाज्य संख्या वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। वो 3 संख्या क्या हो सकती है? अब तुम सोच लो। अभाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, है ना। वो क्या क्या हो सकती है? सोच लो। नहीं सोच पा रहे हो? चलो मैं लिख देता हूँ। तो अभाज्य संख्या 1, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब आगे हम ना लिखेंगे, चलो एक और लिख देते हैं, चलो एक और लिख देते हैं, चलो एक और लिखिए देते हैं। तुम लोग का है जो है सो बोलेगा कि सर नहीं लिख रहे। और भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ठीक है। अब आगे हम ना लिखेंगे। अब इसमें तुमसे पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है तो सबसे छोटी क्या हो गई? 2 हो गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है तो सबसे छोटी क्या हो गई? 4। मैथ्स में क्या है कि जहाँ से शुरू हो वो सबसे छोटा, जहाँ खत्म हो सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? गुणनफल पूछ रहा है तुमसे। तो अब गुणनफल तुम लोग ना निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा तो फिर मुश्किल है जी। 4 गुने 2 कितना हुआ? 8 हुआ। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। और यह 8 तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 की बात कर रहा है। 13 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन दिया हुआ है 29, बी ऑप्शन दिया हुआ है 25, सी ऑप्शन दिया हुआ है 16 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 15। अब लो, अभी मैंने तुरंत बताया कि भैया
अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या से विभाजित हो, ये एक तो एक से और दूसरी खुद से। तो ऐसा देखो, पहले इसको छोड़ो, इसके बारे में सोचो। ये एक ऐसी संख्या है जो एक से भी भाग लगेगी, 5 से भी और 25 से भी, तो इसमें तो तीन भाजक हो गया इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, मतलब अभाज्य नहीं है। 16 के बारे में देख लो तुम लोग, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। 15 के बारे में 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो ये सारे के सारी संख्याएं जो है, ये BCD, ये सब क्या निकली, ये सब संख्याएं भाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि इसका कम से कम 3 भाजक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा 29, तो आंख बंद करके इसको टिक कर देने का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। भगवान, इतना इजी क्वेश्चन। मतलब देख लो, अभी तक इस क्वेश्चन का 3 बार नाम आ चुका है, मतलब परीक्षा में आना तय है। ठीक है, बहुत पूछता है ये, 2019 में ही पूछे हुआ है। अब m कोई भी संख्या हो सकती है ना। m का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब m अभी सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, लेकिन बोला है भैया इसको तुम सम बनाओ। तो सम कब बनेगा, अगर किसी भी संख्या को तुम 2 से गुना कर दोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। m को हमने 2 से गुना किया है, तो सब में 2 से गुना हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुना 2, 2 में 2 से गुना 4, 2 में 3 से गुना 6, 2 में 4 से गुना 8, 2 में 5 से गुना 10। ये ऐसे ही अब चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कुल मिलाकर के ये है कि m के रूप का अगर कोई संख्या है, अगर उसको सम बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, 2 के अलावा और किससे गुना कर सकते हैं, तो 4 से भी गुना कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें 4 वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस 2m में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है हमारा 15, दूसरा ऑप्शन है हमारा 23, तीसरा ऑप्शन है हमारा 12 और चौथा ऑप्शन है हमारा 75। अब देखो, कौन सी इसमें से ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगेगी, है ना, सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित होगी। एक तो वो 1 होगा और वो दूसरा खुद होगा। तो ऐसा तुमको क्या दिखा, देखो इसके बारे में सोचो, 15 के बारे में, तो ये 1 से भी भाग लगेगी, 3 से भी लगेगी, 5 से भी और 15 से भी। 23 के बारे में अगर तुम हमसे पूछोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा। एक तो 1 से लगेगा और दूसरा 23 से। इसका मतलब क्या हुआ, अब आगे नहीं जाना है, ये 23 तुम्हारा जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मतलब यही 23 हमारा क्या है, कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा था जो है 23 के बारे में, है ना। तो इस सबको याद कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। 16 पे आते हैं। चलो 16 को यहीं पे बनाते हैं। 16 कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लॉसो, किसका, 2, 10 और 20 का लॉसो निकालने के लिए कह रहा है। भैया निकालो, 2, 10, 20 का लॉसो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और मौसो मतलब HCF बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है ना। तो अब 2 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो इस तीनों को भाग कर सकेगा। ठीक है, और 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसका HCF हो गया 2। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, काट दीजिए, 2 एकांक 2, 2 दहाई के 20। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही 16 देख रहे हो, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ये अंतिम समय है, अभी भी सुधर जाओ, पढ़ाई पे समय बिताओ। ठीक है, तो 2 दहाई के 20 मतलब 10 अनुपात 1 हो जाएगा। और ये ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो 16 का बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं हिल जाता हूँ, मतलब साइड हो जाता हूँ, तुम लोग इसको उतार लो। ठीक है, एक बार रुक जाओ, चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं। चलो चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे अब आते हैं। ठीक है, 18 कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, लो
और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है? 2 होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ पे लिखा था, कॉपी पलट के देख लेना, ठीक है। का मौसो निकालना है, मतलब इस दोनों का मौसो निकालना है, तो मौसो क्या होगा? 2 ही हो जाएगा, है ना। 2 और 4 का अगर आप मौसो निकालोगे तो कितना होगा? 2 होगा। मौसो क्या होता है? मौसो वो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, जो दिए हुए सारी संख्याओं को भाग कर सके, ठीक है। तो 2 तो सबसे छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि मौसो जब भी आएगा तो या तो 2 के बराबर आएगा या 2 से छोटा आएगा। और हम देख रहे हैं कि 2 ही इसका मौसो, क्योंकि 2 दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। और प्रश्न में बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 19 में पूछ रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब लो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो करिए के देख लो ना। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाओ इसको, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 3 दूना 6। कुल मिला के आप क्या देख रहे हो? अभाज्य गुणनखंड मतलब ये हुआ 96 बराबर में 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1। तो ऐसा तुमको कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा तुमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो 19 का ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में आ जाओ। 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात। किसका? 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो। तो पहले इसका लॉसो निकाल लो। लॉसो निकाल लो, कैसे निकालोगे? यही वो तरीका है। 6, 8, 22 लगाते चलो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 11 हो गया। अब आगे बात बनने वाली नहीं है, मत बनाओ। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 गुने 11, 11 चौक 44, 4 11 दूना 22 और 4 26, मतलब 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 264। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि भैया मौसो क्या होगा? तो मौसो क्या होगा? 6 से बड़ा तो मौसो हो नहीं सकता है, अब 6 से छोटा ही होगा। तो पहले 6 से देखो, 6 से ये लग रहा है लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। चलो अब 2 से करके देखो, 2 से ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, है ना। 3 से ये लगेगा बट ये दोनों नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मौसो होगा इसका वो 2 होगा। और ये तुमसे पूछ रहा था कि इसका अनुपात क्या होगा? अनुपात, तो अनुपात के लिए सीधे बीचों बीच लाइन खींच दो, काटो इसको। 2 1 2, 13 दूना 26 और 2 दूना 4, मतलब 132 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 20 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार देख लो नज़रों से। कहता है कि 5005 के कितने गुणनखंड होंगे? अब ये लो, कितने गुणनखंड होंगे? चलो करके देखते हैं। किसने का? 5005 का कितना गुणनखंड होगा? तो देखो, तो ये 2 से तो लगने वाला है नहीं क्योंकि विषम संख्या है ना। तो 5 से तो लगेगा ही, क्योंकि अगर इकाई स्थान पर अगर 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। तो 5 से लगाओ, 5 गए 5, 2 0, 5 गए 5। अब ये 5 से तो नहीं लगेगा, अब किससे लगाओगे बताओ? 7 से लगा के देखो तो। 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 3 चल जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, अब इसको किससे लगाओ? 11 से लगा के देखो। 11 इकाई 11 और 11 तिया 33, 13 हो गया। कुल मिलाकर क्या हो गया? अब 13 से भाग लग जाएगा ये। अब क्या देख रहे हो? कितने ये सारे के सारे संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है ना। और वैसे भी सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसे गुणनखंड कहलाएंगे। मतलब ये हो गया कि 5005 को आप लिख सकते हो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अर्थात ये हुआ कि 5 का 1 2 3 4 कुल 4 गुणनखंड होगा। कितना होगा? 4 गुणनखंड होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा, आई मीन क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 22 पे। 22 क्या कह रहा है? एक बार तुम लोग भी पढ़ लो। देखो सामने में ना बुक निकाल के तुम लोग रख भी सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो। कोई भी 2 संख्या चुन लो अपने मन से, कोई भी 2 संख्या चुन लो। मान लो पहली संख्या 5 ले लो, दूसरी संख्या 6 ले लो। अब ये 5 और 6 का मौसो निकालना है। तो मौसो कितना आएगा इसका? इसका जो मौसो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात याद रखना है कि किसी भी 2 लगातार संख्या का जो मौसो होगा वो कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं।
23 कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याओं का जो लॉसो होता है वो उस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि मान के चलो कि ए और बी दो संख्या बोला है, ए का मान 3 ले लो, 3 ही क्यों, क्योंकि बोला है अभाज्य संख्या है, ठीक है। और बी का मान 2, क्या ले ले, 5 ले ले, चलो 5 ले लेते हैं। तो ए और बी का जो लॉसो निकालेंगे, है ना, तो वो क्या निकलेगा, 3 पंचे 15। डायरेक्ट क्या देख रहे हैं हम, दोनों को गुना करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का लॉसो जो निकलता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी, आई मीन ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने संख्या 3 और 5 लिया इसलिए 15 आया, है ना। कुछ और भी अभाज्य संख्या आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का जो लॉसो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखना, क्या याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब लो, अभाज्य पूछ रहा है, एक ऑप्शन 27 दिया है, दूसरा 35 है, तीसरा 13 है और चौथा 56 दिया हुआ है। अभाज्य पूछ रहा है। अबे भैया देखो 27 है, 27 तो भैया 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, तो ये तो तुम्हारा आंसर हुआ नहीं। 35 की अगर बात करते हो 35 भी 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, 35 से लगेगा, तो ये भी नहीं, 13 हुआ तुम्हारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या से भाग लगने वाली है, दो ही संख्या से विभाजित होगी। वो एक तो 1 है और दूसरी संख्या 13 है, तो अब आगे काहे बढ़ोगे, तुम्हारा काम यहीं पे हो गया ना। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब 13, ठीक है। इस प्रश्न में पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या से विभाजित हो, एक तो 1 और दूसरी संख्या खुद। 26 क्वेश्चन देखो, कहता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसो। ये भी रटने वाली बात है, कान खोल करके जो है उसमें डाल लो, फिर कान बंद कर लेना। सह अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होगा वो क्या हो जाता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। 1 क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसो। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये 27 किधर मिलेगा, क्वेश्चन 27 मिलेगा इधर। चलो 27 कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, मतलब ये वह दो संख्या, मान लो एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, मान लिया हमने। अगर इस दोनों को जब गुना करते हैं ना तो मिलता है 2166, ठीक है। और इसी दोनों संख्या का मौसो है ना, किसका मौसो, ए और बी, कोई भी संख्या रहा होगा, ठीक है, संख्या क्लियर नहीं किया हुआ है, तो यही ए और बी का जो मौसो है वो दिया हुआ है 19। तो तुमसे पूछ रहा है कि लॉसो क्या होगा, लॉसो बराबर में क्या होगा। अब याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लॉसो गुने मौसो। अभी तुरंत पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाया है। अब निकालना क्या है, लॉसो निकालना है, तो मौसो को इधर भेज दो। हम थोड़ा घुमा करके लिखते हैं, तो लॉसो बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ गुणनफल कितना दिया, डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं 2166, और एक और मौसा कितना दिया, 19 दिया हुआ है। अब इसको आप काट लीजिए, है ना, काट लीजिए मतलब भाग दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको भाग दे देता हूँ, 2 1 6 6 को 19 से भाग देना है। 19 से का 19 बचेगा 2, 6 उतारेंगे, 19 से का 19, और ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 6 19 चौके 76, मतलब हो गया 114। काट खुट के बचेगा 114। इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसका जो लॉसो निकलेगा वो 114 होगा, और 114 किस ऑप्शन में है, ये दिया हुआ ऑप्शन सी में, मतलब 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 कहता है कि यदि a का मान a बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 7, और b का मान दिया हुआ है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7,
तब ए और बी का लॉसो क्या होगा, ए और बी का लॉसो। अब ध्यान रखना है कि लॉसो में क्या किया जाता है कि जो अधिकतम घात वाला संख्या होता है उसको लिया जाता है, और मौसम में किसको लिया जाता है, जो निम्नतम घात वाला होता है या बराबर घात वाला होता है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो ए और बी में अगर तुम तुलना करोगे तो यहाँ पे ए का पावर ए में 2 का पावर 3 है और बी में 2 का पावर 4 है, और हमने कहा कि भैया लघुत्तम में अधिकतम घात वाला लेना है, तो इसका मतलब क्या लेना है कि 2 का पावर 4 लेना है। अब यहाँ 5 का घात समान है तो भैया समान है तो अबे करेगा, 7 का भी घात समान है तो वो उसका भी आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो लॉसो होगा 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। ऐसा तुमको ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका मतलब ये होगा कि इसको गुना करना है। ठीक है, चलो गुना कर लो। तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 गुने 7 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 560, वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाओ 29 में आ जाओ। देखो मेरा मार्कर भी अब लगता है काम नहीं कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, दूसरा वाला है ना काम करेगा। 29 में कहता है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब m सम भी है और विषम भी है, दोनों है। इस बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हो चुका है, अब तो ये तुमको याद हो गया होगा। विषम बनाना है तो विषम बनाने के लिए पहले इसको सम बनाओ। सम कैसे बनाओगे, 2 से गुना कर दोगे तो सम हो जाएगा। अगर 2 से गुना करोगे यहाँ पे ना तो इधर भी गुना होगा, इधर गुना होगा तो ये 2 1 2 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, 3 6 बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी। अब इसको विषम बनाना है तो क्या करना है कि हमने कहा कि सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगा। ये 2m है ना, 2m में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2m का मान 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 4 है यहाँ, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 है यहाँ, 1 जोड़ेंगे तो 7। इस तरह से तुम क्या देख रहे हो कि विषम होने के लिए अगर m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसे विषम होने के लिए 2m + 1 के रूप का होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 2m + 1 के रूप का होना पड़ेगा। लेकिन ठहर जाओ, यहाँ पर ऑप्शन में तो 2m दिया ही नहीं है। ऑप्शन में तो दिया हुआ है 4m + 2 दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4m + 4, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4m + 1, और चौथा दिया हुआ है नोटा। अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि सम होने के लिए या तो उसको 2 से गुना कर दो या 4 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 से हमें इस बार गुना करना था। इस बार किससे गुना करना था, 4 से। तो अगर किसी भी संख्या को 4 से गुना करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगा, और सम संख्या में जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। तो मतलब इस m को 4 से गुना करना पड़ेगा तो ये सम बन गया, और इसी में 1 जोड़ देंगे। कुल मिलाकर के ये हो गया कि जो हमारी संख्या होगी 4m + 1 के रूप का होगा, और ये 4m + 1 के रूप का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है। इसका मतलब 29 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग पहुँचते हैं 30 पे। 30 पे दिया हुआ है कि ये कौन सी संख्या है। यार ये कौन सी संख्या है, ध्यान से देखो तो 2.131113 कुल मिलाकर के बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। मतलब ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना। दशमलव में है, ये अशांत भी है, अनावर्ती भी है। तो याद करो, अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो तुम्हारा प्रश्न दिया गया है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। रुक जाओ एक बार वीडियो देख लेने दो। अच्छा एक क्वेश्चन और बना ही लेते हैं। 31 में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद से बताना। 32 में बताता हूँ। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। मतलब ये हुआ कि 144 का जब तुम गुणनखंड करोगे तो 2 का पावर कितना आएगा। घातांक मतलब घात का अंक। चलो इसका गुणनखंड करते हैं। 2 7 14, 2 दूना 4, और भाग लगेगा 2 से, लगेगा 36 दूना 72, और लगेगा 2 से 18, अभी और लगेगा 2 से, 2 9। अब रुक जाओ, आगे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब आगे जो संख्या है विषम संख्या है, और ये हमसे 2 के घात के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार तुमको दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है ना।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 144 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 आएगा, लेकिन ये पूछा है कि 2 का घात कितना होगा। तो गुणनखंड करने पे तुम देख रहे हो कि 2 का घात 4 आया है, इसका मतलब 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो दिया हुआ है 4। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार इसको नोट कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, मैं चेक भी कर लेता हूँ कि काम कर रहा है। हाँ, आज टिका हुआ है मोबाइल, देख लो आज। और आज साफ भी दिख रहा है, ये नहीं कहना कि सर दिख नहीं रहा है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा कल क्लास में। चलो, लगता है नोट कर लिए हो तुम लोग। रुक जाओ, मैं इसको मिटाता हूँ। अभी इसमें 15-20 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वैसे आज तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं, 2 वीडियो में ये ख़त्म होगा, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो 11 बज गया है, अब इसको 1 घंटा अपलोड होने में लगेगा तो बच जाएगा 12। तो इसलिए ना 1-1 घंटे का ही वीडियो हम लोग रख लेते हैं। अब घर पे ही रह के तुम लोग को पढ़ना है। आजा, क्वेश्चन नंबर 23 पे आजा। नहीं 23 पे नहीं, 33 पे आ। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुने ab का लॉसो निम्न में से क्या होगा। मतलब ये कि a और b कोई दो संख्या है ना। a और b क्या है, कोई दो संख्या है। इसमें ना ऑप्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन लिख देता हूँ, तुम लोग को ना थोड़ा सा मज़ा आने लगेगा ऑप्शन देख करके। मतलब खुद से भी आंसर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मैं लिख देता हूँ इसको a + b। अब ध्यान से देखो, ये जो दो संख्याएं हैं इसका लॉसो गुने मौसो दिया हुआ है। अब याद करो, मैंने कहा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न में लॉसो गुने मौसो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्याओं का गुणनफल छूट रहा है। तो संख्याओं का गुणनफल कहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है ना। ए और बी, ए गुने बी यहाँ पे दिख रहा है ना जी। तो ये जो होगा, ये जो संख्याएं होंगी ए गुने बी, मतलब संख्याओं का जो गुणनफल होगा लॉसो गुने मौसो के बराबर होगा, है कि नहीं है। तो लॉसो गुने मौसो तो दिया हुआ है, तो छूटा क्या है, संख्याओं का गुणनफल छूटा हुआ है, मतलब ए गुने बी छूट गया है। और यही ए गुने बी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी। 34 में कहता है कि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। आंख बंद करके सुनो इस बात को कि अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होगा वो 1 होगा। क्या होगा, मौसो 1 होता है और लौसो उनका गुणनफल होता है। क्या कहा मैंने, अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। फिर से सुन लो, अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है और लौसो उनका गुणनफल होता है। तो इस 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन यही में 1 दिया हुआ है। 35 में आ जाओ। कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो भैया सबसे पहले तुम 64 का ना गुणनखंड कर लो। 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। तो 64 बराबर में क्या देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 गुने 2 लिखना है। बात समझ में आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तुमने क्या देखा, 64 को तुमने 2 का पावर में 6 लिख दिया, तो 2 का घात कितना दिख रहा है तुमको, 6 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 35 का जो आंसर होगा वो 6 होगा, और 6 तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 में आ जाओ, नहीं 36 में आ जाओ। 36 में तुमसे 18 और 72 का ना मौसो पूछ रहा है। अभी देखो, मैंने मौसो का मतलब बताया कि वो महत्तम संख्या मतलब महत्तम भाजक जो दोनों को भाग कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या होगी वो या तो 18 होगी या 18 से छोटी होगी, है ना। क्योंकि अगर 18 से बड़ी ले लेंगे तो भाई इसको कैसे भाग करेगा, तो इसलिए या तो वो 18 होगा या 18 से छोटा होगा। तो अब हम 18 से ही चेक करके देखते हैं कि 18 से दोनों भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 18 से इसमें लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 और 72 का जो मौसो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। और 18 तुमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो 36 का ए हो जाएगा। 37 में आ जाओ। 37 में आओ। 37 में कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक।
तो लो 156 का पहले तुम गुणनखंड कर लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 2 नौ 18। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 39 को और फैक्टराइज करोगे तो अब 2 नहीं आने वाला है ना। तो तुमने क्या देखा, 2 कितना बार आया है, 2 आया है 2 बार, मतलब 156 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो बाकी 13 पेरह पे कहे जाओगे, तुमसे चर्चा किया है कि 2 का घात कितना है, तो सिर्फ 2 को देखो, तुम देख रहे हो कि 2 का घात 2 है। इसका मतलब क्या होगा, 37 का जो सही आंसर होगा वो 2 होगा, और 2 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 में आ जाओ, किस में आ जाओ, 38 में आ जाओ। 38 कह रहा है कि दो धन पूर्णांक ए बी के लिए फिर से वही बात दिया हुआ है कि 900 गुने 900 बट्टा ए बी बराबर है। तो स्वाभाविक है कि देखो मैंने बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 900 गुने 900 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 900 गुने 900 के बराबर। अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे तो बचेगा 1, और ये हो जाएगा 900 गुने 900 बट्टा संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो समझना कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। 39 पे आ जाओ। 39 में पूछ रहा है कौन सा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। 39 का जोड़ा देखो, एक दिया हुआ है 14 35, दूसरा जोड़ा है 18 25, और तीसरा जोड़ा है, क्या है तीसरा जोड़ा, 13 52 दिया हुआ है। चौथा जोड़ा दिया हुआ है 21 84 दिया हुआ है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सह अभाज्य क्या है, ध्यान से सुनिए। सह अभाज्य, सह अभाज्य किसको कहेंगे भाई, जिसका HCF 1 होगा। HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अगर महत्तम समापवर्तक 1 है तो वो मतलब पेयर मतलब जोड़ा, वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य कहलाएगा। मतलब HCF 1 होने का मतलब कि वो जो जोड़ा रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, 14 और 35 जोड़े की बात करें तो 7 से भी लग रहा है ना, और 1 से भी लग रहा है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। 18 25 में आ जाओ। 18 25 में ना ये 1 के अलावे किसी से नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यही जोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 40 पे आते हैं। क्वेश्चन 40 कहता है, क्या कहता है, बहुत कुछ कह रहा है ये, कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का मतलब क्या हो गया, यौगिक संख्या का मतलब भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है। अब मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि भाज्य संख्या उसको बोलेंगे या यौगिक संख्या उसको बोलेंगे जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो। एक तो एक किसके, एक तो एक होता ही होता है, एक संख्या खुद और एक कोई और हो जाए। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था कि वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग हो, एक तो वो 1 होगा और दूसरा वो खुद हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे आप दिमाग लगा लीजिए। ऑप्शन आपका एक 11 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 21 दिया हुआ है, तीसरा 31 है और चौथा 41 है। अब यहाँ पे देखिए 11 है, 11 किस किस से भाग लगा, एक तो 1 से लगेगा और एक 11 से लगेगा, तो ये तो हमारा निकल गया अभाज्य संख्या, तो ये तो यौगिक नहीं हुआ। 21 के बारे में सोचो, ये 3 से भी लगेगा और 7 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा और 21 से भी लगेगा। इसका मतलब हमारी खोज पूरी हुई, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 40 का जो उत्तर होगा वो 21 होगा, और 21 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया बे, ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया 40 का, बी, ऑप्शन बी इसका जो है सो सही आंसर होगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम 40 तक रुकते हैं, अगला मीन्स इसके आगे ना दूसरे वीडियो में देखते हैं, कारण क्या है कि लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड होने में दिक्कत करेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, किस वीडियो में, तुरंत दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।